نہ जाने क्या वास्ता है तुमसे, हजारों अपने हैं मगर याद तुम आते हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रजिया सुल्ताना की आवाज़ में मुन्ना मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल नमकीन पानियों का सफ़र। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड 14 पेश किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, नॉवल स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक हम्बली रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं मुन्ना मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल नमकीन पानियों का सफर, ऑडियो बाय रजिया सुल्ताना। इस सुबह मिसले बहिश्त का सूरज मध्यम सा तलु हो रहा था, ऐसे कि आंखें मलता उबर आया मगर पूरी तरह जागना भूल गया हो। ये सीमी के निकाह वाली सुबह थी। सानिया उस उबरने वाली सवेर को देखकर मायूस हो गई थी। उसे उम्मीद थी किसी मौजज़े की कि शायद उनके लिए ये सुबह होने से इनकार कर दे, मगर अपने वक्त पर सुबह भी हुई और सूरज की मध्यम किरणें चहार सू फैलना शुरू हो चुकी थी। सानिया ने एक नजर इस कमरे में डाली जिसमें रात से सीमी कैद थी। घर में ऐसा खौफ और हरास फैला हुआ था। अम्मा ने उसे कमरे में बंद रहने की धमकी दी थी। सानिया भी दुबकी पड़ी रही मगर कुछ हासिल नहीं हुआ था। सब बेसूद चला गया। बाहर अब्बा ने जानवरों को चारा नहीं डाला था। वो आवाजें निकाल निकाल कर माहौल में शोर बर्पा कर रहे थे। जाने किस दिल से उठे और जल्दी जल्दी उस काम से फारिग होने लगे। ताया सदाम एक अफसोस भरी निगाह उन पर डाल गए और फिर गुस्से में उनका खून जोश खाने लगा। मोइन का किसी को इल्म नहीं था। घर के मकीन एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, छुपते फिर रहे थे, बोलना जैसे गुनाह तसव्वुर कर रहे थे। सानिया को जितनी दुआएं आती थी उसने तमाम पढ़ ली, हफाजत की दुआएं, जो वो टांगे लटका कर तंदूर पर बैठे बैठे उस बंद दरवाजे पर दूर से फूंके मारती रही थी, जिसके पीछे सीमी कैद थी और जो मजबूती से बंद था। मगर जब अब्बा अंदर आते दिखाई दिए उसे लगा आज दुआएं कबूल होने का दिन नहीं है। आज वो लोग सब कुछ हारने जा रहे थे। वो स्याह रात जो उनकी मुहाफिज थी, दिन का उजाला उसे निकल गया था। अब बेसाहिबान थे। अम्मा, सीमी, वो किसी को तो रहम नहीं आना था। अब्बा सीधे नलके की तरफ गए और हाथ धोए, मुंह पर पानी मारकर सेहन के वस्त में ठहर गए। निकाह का वक्त हो गया है। मौलवी और गवाहों के साथ करम इलाही बाहर आ चुका है, उसे बाहर ले आओ। उन्होंने सानिया को इशारा किया था। हाकिम की आवाज सुनकर ताजवर भी बाहर आ गई थी। सानिया मदद तलब निगाहों से माँ को देखने लगी। सानिया, मैंने कहा उसे बाहर ले आओ। अब की बार हाकिम की आवाज में करख्तगी उतरी। अब्बा, कांपते दिल के साथ उसके लबों से अदा हुआ। हाकिम ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। क्या तुम्हें सुनाई देना बंद हो गया है? उस पर गरजे थे। सानिया, बहन को लेकर आओ। ताजवर ने मध्यम सी आवाज में उसे इजाजत दी। सानिया की आंखों में बेयकीनी उतरी, फिर निगाहें शिकवा की ना हुई। अम्मा तकदीर से हार मान चुकी थी। जाओ, तुम्हारे अब्बा को कोई नहीं रोक सकता। उनका लहजा मायूसी में लिपटा टूटता बिखरा हुआ था। सानिया सिसकियों को लबों में दबाती मुश्किल उठी। वो अपनी बहन का सामना नहीं करना चाहती थी। वो इन आंखों में डूबती जिंदगी देखने का हौसला नहीं रखती थी खुद में, मगर उसे हुक्म मिला था, ऐसा ही हुक्म जिसकी सीमी पाबंद कर दी गई थी। उसने आंखें मीच कर कुंडा खोला और दोनों हाथों से दरवाजा धकेला। रोशनी का तूफान दरवाजे के साथ ही कमरे में घुसता चला गया। सानिया ने निगाहें अंदर दोहराई। रोशनी में नमूदार होती जंजीर और अम्मा। सानिया के लबों से दबी दबी चीख और कदमों से जमीन खिसकती महसूस हुई थी। यह हैरत अंगेज चीख थी। कमरा खाली था, जंजीर खुली पड़ी थी, सीमी कहीं नहीं थी। अम्मा, अम्मा, सीमी। सानिया के हवास कूच कर गए थे। एक पल को तो हाकिम और ताईदी सबा खान भी ठिठक गए थे। कहीं सीमी ने तो। दोनों तेजी से अंदर लग गए और फिर दोनों के कदमों को जमीन ने जकड़ लिया। क्या हुआ सानिया? अम्मा ने वहीं खड़े खड़े पूछा। उन्हें लग रहा था वो वहीं खड़े खड़े नाबीना हो गई है। उनकी आंखें बेनूर हैं। बताओ सानिया, बोलती क्यों नहीं हो? वो पेट पर हाथ रखे फिसलते आंसुओं के साथ पुकारने लगी। उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था। अम्मा,
सिमी अंदर नहीं है। अम्मा, सिमी बाहर है क्या? सानिया ताजवर के करीब आ गई, जो बस रोए चली जा रही थी। आह मेरी सिमी, वो फूट फूट कर रोने लगी। सानिया के लिए ये फरत अंगेज एहसास था कि सिमी वहां नहीं थी। अब्बा उसे अभी हाथ पकड़कर उनके सामने बाहर लेकर नहीं जा सकते, मगर सिमी गायब कैसे हो गई? मेरी सिमी, मेरे घर का वक्त, मैं तुम्हें कहाँ तलाशती फिरूंगी? मेरे वजूद का हिस्सा। उनके अंदर कब के जमा आंसू थे जो झरना बन गए थे। वो किसी को नहीं देख रही थी, वो सिर्फ रोए जा रही थी और खुद से बातें करती जा रही थी। साकत खड़े हाकिम को होश आया और सबा की जुबान हरकत में आई। हाय, सिमी भाग गई वो। हाकिम भाई, बाहर निकाह के लिए आए लोग। या अल्लाह, ताई जी ने अपने गाल पीट डाले थे। हालांकि इससे ज्यादा जन्नाटेदार अल्फाज थे जो उनके मुंह से निकल रहे थे। सिमी कहाँ है? हाकिम ने सरसराते लहजे में सानिया से पूछा। वो पक चेहरा लिए 2 कदम पीछे हट गई थी। अब्बा, सिमी, वो मारे दहशत के उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। इससे क्या पूछ रहे हैं? ये तो खुद हकला रही है। वो लड़की फिर से सबको धोखा दे गई, भाग गई अपने आशना के साथ। जब झूठ का वार कामयाब ना हो रहा हो तो आखिर में यही होता है। ताई अपने राग अलाप रही थी। हाय, सिमी भाग गई वो। हाकिम भाई, बाहर निकाह के लिए आए लोग। या अल्लाह, ताई जी ने अपने गाल पीट डाले थे। हालांकि उससे ज्यादा जन्नाटेदार वो अल्फाज थे जो उनके मुंह से निकले थे। सिमी कहाँ है? हाकिम ने सरसराते लहजे में सानिया से पूछा। वो फक चेहरा लिए 2 कदम पीछे हट गई थी। अब्बा, सिमी, वो मारे दहशत के उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। इससे क्या पूछ रहे हैं? ये तो खुद हकला रही है। वो लड़की फिर से सबको धोखा दे गई, भाग गई है अपने आशना के साथ। जब झूठ का वार कामयाब ना हो रहा हो तो आखिर में यही होता है। ताई अपने राग अलाप रही थी। सानिया को लगा ये एक इजाफी अजाब है जो इनके सरों पर मुसल्लत है। चिंगारी को हवा देना बहुत अच्छे से जानती थी। जितनी बदनामी हुई वो क्या कम थी? हाय मेरा बच्चा, तू रात से मुंह छुपाए ना जाने किधर फिर रहा है। अब बाहर किस मुंह से लोगों को जवाब देंगे आप? सबा तशवीशनाक चेहरे से हाकिम से सवाल कर रही थी। कुछ भी कहे सुने बगैर वो फैसला कुन अंदाज में अपने कदमों पर पलटे और बाहर भाग गए। ताजवर रोती जा रही थी। सबा ने नागवारी से हंकारा भरा था। हाकिम तेजी से दस्तगीर के डेरे पर दाखिल हुए थे। दस्तगीर का डेरा बहुत बड़ा था। उन्होंने मवेशी अपने घर से दूर यहाँ पाल रखे थे। हाकिम जमीन फलांगता रहायशी हिस्से की तरफ बढ़ा। हुक्के की धुएं की आती बदबू ने उसे सिमत दिखाई दी थी। दस्तगीर सफेद पोशाक में मसहरी पर बुराजमान थे। उनके दाएं बाएं शायद उनके कोई मेहमान बैठे थे। दरमियानी मेज पर चाय के थर्मस, गरम उबले अंडे और केक बिस्किट के टुकड़े रखे हुए थे। अचानक हाकिम अंदर घुस गए थे। दस्तगीर को संभलने का मौका भी नहीं मिला। मेरी बेटी कहाँ है? खून ख्वार नजरों से उन्हें देखते हुए हाकिम ने हाथों का इस्तेमाल नहीं किया। दस्तगीर की मुस्कुराहट सिमटी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? हाकिम की आवाज ऊंची हुई। तुम्हारी बेटी है और सवाल तुम मुझसे कर रहे हो? दस्तगीर ने पूछा। और बस, इससे ज्यादा ना हाकिम में बर्दाश्त की सलाहियत थी और ना तहम्मुल के मुजाहिरे की। उनके हाथ सीधे दस्तगीर के गिरेबान तक गए। तुम्हें लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ? दस्तगीर के गिरेबान से पकड़कर उसे खड़ा करते हुए हाकिम ने कहा। दस्तगीर के मेहमान बौखलाकर बचाव के लिए उठे थे। ये क्या कर रहे हैं आप? कोई बीच में नहीं आएगा। हाकिम की फनकार ने उन्हें अपने कदमों पर जमे रहने पर मजबूर कर दिया। दस्तगीर ने हाथ उठाकर उन्हें आगे बढ़ने से रोका। इज्जत रास नहीं आती ना तुम्हें? अब तुम्हारे अच्छे भी बताएंगे। गिरेबान छोड़ो मेरा हाकिम, तुम अपनी जुबान खोलो। मैंने कहा मेरा गिरेबान छोड़ो, वरना क्या? अभी और क्या कर सकते हो तुम मेरा? वो दस्तगीर पर चीख रहे थे। गिरेबान पर जरा भी गिरफ्त ढीली नहीं पड़ी थी। वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम इस वक्त मेरे डेरे पर खड़े हो। एक बात समझ लो कि तुम्हारा और मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि मैं किसी चीज का लिहाज रखूंगा। दस्तगीर के सुर्ख चेहरे और अंदाज में कुछ ऐसा था जिसने हाकिम के तैश में होने के बावजूद छक्के छुड़ा दिए। हाकिम उसके रोब में आने पर मजबूर हुए थे।
میرے اشارے پر تمہیں اس ڈیرے پر موجود میرے بندے ذلیل کر کے باہر پھینک دیں، مگر میں اتنی نیچ حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے شرافت سے 2 قدموں کا فاصلہ رکھو اور انسان کی طرح بات کرو۔ دستگیر نے مزید سرد مہری سے کہا تھا۔ دانت پیستے ہوئے حاکم نے انہیں جھٹک کر کالر چھوڑ دیے۔ کسی بھول میں مت رہنا کہ میں تمہاری دھمکی سے ڈرتا ہوں۔ دستگیر، مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ میں تمہاری شکل اپنے سامنے زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا۔ حاکم کے لہجے میں دستگیر کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ دستگیر فوری طور پر کچھ بول نہ سکا۔ میرے اشارے پر تم اس ڈیرے پر موجود میرے بندے ذلیل کر کے باہر پھینک دیں، مگر میں اتنی نیچ حرکت نہیں کر سکتا، اس لیے شرافت سے 2 قدموں کا فاصلہ رکھو اور انسان کی طرح بات کرو۔ دستگیر نے مزید سرد مہری سے کہا تھا۔ دانت پیستے ہوئے حاکم نے انہیں جھٹک کر کالر چھوڑ دیے۔ کسی بھول میں مت رہنا کہ میں تمہاری دھمکی سے ڈرتا ہوں۔ دستگیر، مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ میں تمہاری شکل اپنے سامنے زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا۔ حاکم کے لہجے میں دستگیر کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ دستگیر فوری طور پر کچھ بول نہ سکا۔ کوئی جواب دینے سے پہلے وہ باہر نکل گئے۔ حاکم بھی دستگیر کے پیچھے آئے تھے۔ یہ باتیں 2 اور لوگوں کی موجودگی میں مناسب نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا تھا تمہاری بیٹی کہاں ہے۔ تم یہ تو اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہارے بیٹے نے کیا کیا ہے۔ حاکم نے تنزیہ نگاہوں سے دستگیر کو دیکھا۔ دستگیر کے تاثرات تیزی سے بدلے۔ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ دستگیر، حاکم نے آنکھیں میچ کر غصے کا کڑوا گھونٹ حلق سے اتارا۔ سیمی کا نکاح ہے اور لوگ میرے در پر کھڑے ہیں۔ تم مجھ سے دشمنی کسی وقت نبھا لینا۔ میری بیٹی میرے حوالے کرو۔ میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے حاکم۔ دستگیر نے پرسکون نظر آنے کی کوشش کی، لیکن میرے بیٹے نے کچھ ایسا نہیں کیا، وہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس پر میں بعد میں غور کروں گا، اس وقت مجھے صرف سیمی، مجھے افسوس ہے تمہیں یہاں سے خالی لوٹنا پڑے گا۔ دستگیر نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اچھا، تو تم سیمی کو پناہ دو گے؟ حاکم نے اس سے آخری سوال کیا۔ تمہارے اندازے بلا جواز ہیں۔ میرا گھر تمہارے سامنے ہے، تم ابھی جا کر وہاں دیکھ سکتے ہو۔ اتنی اجازت تو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ یعنی سیمی تمہارے گھر پر نہیں ہے؟ حاکم دستگیر کی بات پر فوراً سمجھ گیا۔ نہیں، خضر کو میں نے کل ہی شہر بھجوا دیا تھا۔ دیکھو حاکم، خضر بہادر خان کی بیٹی کو پسند کرتا تھا، تمہاری سیمی تو بس ہاتھ اٹھا کر خاموش کرا دیا۔ شرافت سے بات کرنے کی خواہش تمہاری تھی، مگر تمہارے نزدیک شرافت کے جو پیمانے ہیں وہ مجھے سمجھ آ گئے۔ انگلی اٹھا کر 2 قدم آگے آتے ہوئے آنکھوں میں جھانکا۔ پہلے صرف نفرت تھی، اب اس نفرت کو دشمنی میں تم بدلنے جا رہے ہو۔ میں پولیس لے کر آؤں گا، اور ہاں، میری بات تم لکھ لو، بچپن میں تمہارا لڑکا بچ گیا تھا مجھ سے، اب کی بار میں اسے اپنے ہاتھوں سے گولی ماروں گا، اور تم میرا نام جانتے ہی ہو۔ حاکم جس تیزی سے آئے تھے اپنی بات کہہ کر اسی تیزی سے واپس چلے گئے۔ ان کے لہجے کی تپش اور آنکھوں سے جھلکتے عزائم دستگیر کے ماتھے پر حاکم کے جانے کے بعد سوچ کا ایک جال سا بچھنے لگا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اپنی جگہ کھڑے کچھ سوچتے رہ گئے تھے۔ تاجور، وہ زور سے دھاڑے۔ تاجور نے اپنا روتا چہرہ ان کی طرف اٹھایا تھا۔ وہ تیزی سے ان کے قریب گیا اور ان کا چہرہ اوپر کیا، اور وہ اب ہر چیز تاجور سے اگلوانا چاہتے تھے۔ سیمی کہاں گئی؟ وہ خون خوار آنکھیں ان پر گاڑے ہوئے تھے۔ تاجور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اٹھی۔ مجھے آپ بتائیں، کہاں گئی سیمی؟ آپ نے بند کیا تھا نا اسے زنجیر میں جکڑ کر، پھر میری بیٹی کیوں نہیں ہے؟ وہ الٹا حاکم سے سوال کر رہی تھی۔ ثانیہ ان دونوں کو پہلی بار بحث کرتا دیکھ رہی تھی، تھر تھر کانپنے لگی۔ ایک بات بتاؤ تاجور، صبا خان نے پیچھے سے مخاطب کیا تھا، تم تو اپنی بیٹی کی بہت سچا ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی، بڑا مان تھا تمہیں اپنی تربیت پر، اب کیا ہوا؟ بھاگ گئی وہ؟ مل گیا تربیت کا صلہ؟ ان کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ حاکم نے جو فیصلہ لیا تھا وہ اپنی جگہ، مگر انہیں سیمی کے اس قدم میں اپنی جیت نظر آ رہی تھی۔ دل میں حد درجہ ٹھنڈک اتر آئی تھی۔ جانور کو حد سے بھر کر تکلیف دو تو وہ بھی رسی تروانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ جیتی جاگتی انسان ہے، اس کا باپ ہی اسے اس کے ناکرتا گناہ کی سزا دینے پر آ جائے تو میرے صبر کا اور امتحان مت لو۔ حاکم نے انہیں بات مکمل نہیں کرنے دی۔ میں رات اس چھت کے نیچے نہیں تھا، رات بھر تم اس کے ساتھ تھی، وہ لفظ چبا چبا کر بولے۔ وقت نے جوانی چھین لی تھی ان سے، مگر ان کے کڑک دار لہجے میں اب بھی وہی روب تھا۔ تاجور کے دل میں خوف پیدا ہوا تھا۔ سیمی کو ہی نہیں، مجھے بھی آپ اس حکم سے باندھ کر گئے تھے کہ میں اسے سے نہیں ملوں گی۔
ताजवर ने मुंह फेर कर जवाब दिया। ताई जी बहुत मजे से ये मंजर देख रही थी। वो हाकिम के अगले कदम की मुंतजिर थी। और तुम्हारे लिए मेरा हुक्म हरफे आखिर है ना? तंजो तैश से उनके नथने फूले और पिचके। वो आपे से बाहर हो रहे थे। इतने ही बेएतबार हूँ तो मेरी बात पर यकीन कैसे करेंगे? मेरी गलती थी सारी, मेरी गलती कि उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ा। मुझे लगा था जो कुछ हो चुका है इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है मेरे साथ। वो दोनों हाथों से अपने बाल नोचने के दरीपे थे। ताजवर के आंसुओं में रवानी आ गई। काश आपने मेरी बातों पर यकीन किया होता, वो पछतावे से कहने लगी। उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा था। तुमने तुमने मुझे बर्बाद कर दिया ताजवर। वो बार बार सर पर हाथ मार रहे थे, जैसे जैसे अभी रो देंगे या फिर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देंगे। सानिया का दिल बाप की हालत जार पर कटने लगा। वो कपकपाती आवाज में बोली, अब्बा सिमी आ जाएगी। वो डर गई होगी, लेकिन अब्बा ने कुछ नहीं सुना था। उन पर जुनून सवार हो गया था। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बताओ, मुझे तुमने भगाया है ना? उसे अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। वो गहरे गहरे सांस लेते सरगोशी में उनसे पूछने लगे। ताजवर डर गई। हाकिम, मैं इन मर्दों में से नहीं हूँ जो बेगैरत बनकर घरों में छुप जाते हैं। मैं अपने घर से इस गंदगी को खत्म करूंगा या खुद को खत्म कर दूंगा। हाकिम, मेरी बात सुनो। ताजवर के दिल में खदशा जागा। हाकिम अभी पूरे कद से गिर पड़ेंगे। शराफत से बता दो सिमी कि कहाँ छुपाया है। मैं नहीं जानती। चटाख। हाकिम ने जन्नाटेदार थप्पड़ अम्मा के मुंह पर मारा। सानिया की दर्दनाक चीख निकल गई। अब्बा! हाकिम! ताजवर गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से देखे गई। सानिया को देखकर लगता था कि उसका अभी भी दिल बंद हो जाएगा। वो अपने शौर में पहली बार माँ को थप्पड़ पड़ता देख रही थी। उम्र के इस हिस्से में अपनी बुजुर्ग माँ को क्या जीवन भर का वसूल यही थप्पड़ था? सारी जिंदगी गुजारने के बाद भी उन्हें सिले में एक थप्पड़ मिल रहा था, एक अजाज की सूरत। बाहर लोग जमा हो रहे थे। मुझे और जलील मत करो। मैं इससे पहले कि आज वाकई तुम मेरे हाथों जान से जाओ, बताओ सिमी कहाँ है? उन्होंने हलक फाड़ कर चिल्लाते हुए दोनों हाथों से उनकी गर्दन दबोच ली, फिर झंझोड़ते हुए बरामदे की दीवार तक ले गए। अम्मा को पूरी तरह खांसी आ गई थी। उनका चेहरा सांवला पड़ने लगा था। वो मरने वाली हो गई और सानिया की बस हो गई। बर्दाश्त खत्म, खौफ तमाम। मैं नहीं जानती इससे पहले कि हाकिम का दूसरा हाथ उठता, सानिया के दिल पर दूसरा घाव पड़ता। वो चिल्ला उठी, अम्मा! अम्मा का कसूर नहीं है, मैंने भगाया है उसे अब्बा, मैंने सिमी को भगा दिया है। वहशत उसकी आंखों पर ही नहीं, चेहरे पर भी छाई थी। अब्बा और अम्मा फरीज हो गए। सानिया की आवाज ने उन्हें सख्ते में मुब्तला कर दिया था। ये क्या बोल रही हो सानिया? ताजवर ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया था। ताजवर की आवाज ने हाकिम का सख्ता तोड़ा। उन्होंने ताजवर को कमरे में धकेला। तुमसे मेरा हिसाब बाकी है। कमरे का दरवाजा बंद करते हुए ताजवर को उनका ये आखिरी जुमला सुनाई दिया था। बुरी तरह खांसते हुए वो लोहे की खिड़की से झांकी थी। हाकिम, दरवाजा खोलो, वो मिन्नत से बोली। सबा खान सराहती नजरों से सानिया को देख रही थी। हो खूब नाम रोशन किया है बाप का तुम दोनों ने। सारी जिंदगी तुम्हारी माँ मुझे हकारत की नजर से देखती रही। उसे मालूम ही ना था कि कुदरत मेरा इंतकाम उसी की बेटियों के हाथों लेने वाली है। वो एक कहका लगाना चाहती थी, ताली बजाकर। हालांकि वो उनके अल्फाज खुद भी किसी चंगारी से कम नहीं थे, लेकिन फिल्म अभी पूरी होनी थी, खत्म होने से पहले आखिरी हिस्से पर थी। अब्बा, मम, मैं इसकी जिंदगी बर्बाद होती नहीं देख सकती थी। अम्मा को तो मालूम ही नहीं। मैंने खौफ से सानिया का चेहरा लट्ठे की मानिद पड़ता जा रहा था, होंठ सफेद और जामनी, जैसे खौफ से उस पर इस एस्तमा अटैक करने लगा हो। अब्बा उसी की तरफ भाग रहे थे। हाकिम, सानिया को कुछ मत कहना, वो झूठ बोल रही है। ताजवर वही खिड़की से सर टुकराते हुए रोने लगी थी। मगर वो जो आखिरी टुकड़ा बच गया था, उसे तो कुछ पता ही नहीं। मैंने खुद उसे सिमी से दूर रखा था। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच, कुछ मैंने नहीं रखता। मैंने आज निकाह का फैसला किया था और आज निकाह होगा। उनकी हार साफ आंखों में पड़ी जाने लगी। ये औरत फिर से इन्हें नाकाम करने में कामयाब हो गई थी, फिर से इन्हें नाकाम करने में। और इनकी औलाद भी ऐसी ही निकली थी, माँ जैसी। बाप की इज्जत संभाल न सकी, अपनी मर्जी पर चली। गर्मी उनके दिमाग के दोनों दांतों से
उतरने लगी थी। वो पागल हो रहे थे। सिमी को तुमने भगाया है तो इसकी सजा तुम्हें मंजूर। उनकी हार साफ आंखों में पड़ी जाने लगी थी। ये औरत फिर से उन्हें नाकाम करने में कामयाब हो गई थी और उनकी औलाद भी ऐसी ही निकली थी, माँ जैसी। बाप की इज्जत संभाल ना सकी, अपनी मर्जी पर चली। गर्मी उनके दिमाग को दोनों दांतों से कुतरने लगी थी। वो पागल हो रहे थे। सिमी को तुमने भगाया है तो इसकी सजा तुम्हें मंजूर करनी होगी। उन्होंने दुपट्टे के दोनों पल्लू इस तरह पकड़े जैसे लगामें थामे जाती हैं और सानिया को घसीटते हुए बाहर की समत कदम बढ़ाने लगे। हाकिम, हाकिम सानिया को छोड़ो, ताजवर वहीं से चीखी। दोनों हाथों से लोहे की खिड़की तोड़ने की कोशिश की मगर वो टासे से मस ना हुई। सानिया, बाप को बताओ तुमने कुछ नहीं किया। हाकिम, मैं तुम्हें बताती हूँ सिमी कहाँ है। अब्बा के फैसले पर या अम्मा की चीखों पुकार पर धूप सेंकते तमाम परिंदे शिशद्दर रह गए थे। इमलताज की लंबी चूड़ियां झुकती झुकती जमीन बोस हो चली थी। सानिया तख्तादार की तरफ भर रही थी। हाकिम, ताजवर की आवाज फट गई। सबा, रोको इनको। सबा, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। ताजवर की चीखों ने पूरा घर सर पर उठा लिया था। सबा सुकून से मुर्गियों को दाना डालने लगी, जैसे उन्हें इस तमाशे से कोई सरोकार ना हो, जैसे उन्हें कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। ताजवर दरवाजा पीटते पीटते वहीं गिरती चली गई। आखिरी हिस्सा बर्बादी का था और ये ताजवर के हिस्से में आया था। हमेशा की तरह आज फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। ताजवर एक चाल के बाद दूसरी पर नजर रखना भूल गई थी और उन्हें शय मात हो गई। ये इंसानों की बसात थी, कोई बेजान खेल नहीं था। इसलिए इस बसात पर आज ताजवर की कोख मुट्ठी भर खेत एन बेटियों के हिस्से से लुट गई थी। शुमाइला के हाथों में चाय का कप हनूस भरा हुआ था। वो वहां बैठने पर मजबूर थी मगर उसका जी नहीं लग रहा था। मैं सोच रही हूँ शुमाइला को अपने साथ ले जाऊं, कुछ दिन वहां रहकर आएगी तो उसे अच्छा लगेगा। फूफो शुमाइला के साथ बैठी थी। मोहब्बत से उसके बालों को सहलाया। शुमाइला फीका सा मुस्कुराने लगी। मैं बाद में आऊंगी फूफो। क्यों बई, मेरे साथ क्यों नहीं? क्या अपनी फूफो से कोई नाराजी है? वो मसनूई खुफगी से बोली। नहीं फूफो, ऐसी बात नहीं है। चली जाना शुमाइला, चेंज तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं 2-3 दिनों में तुम्हें लेने आ जाऊंगा। शमरेज ने पुप्पो की हाँ में हाँ मिलाना मुनासिब समझा। उसी वक्त मुलाजमा आ गई तुम? फिर लेट हो, जल्दी से चलकर किचन देखो, मैं आकर नाश्ता बनाती हूँ। नुदरत ने उसे चाय के बर्तन समेटने का इशारा करते हुए हदायत देने लगी थी। वो उंगलियां मरोड़ते हुए हिचकिचा कर कहने लगी, ओ बाजी, आपको कुछ बताना था। उसने शुमाइला को देखकर कहा था। नुदरत को उसकी मस्कीन शक्ल देखकर शक गुजरा। अब क्या है? यकीनन कोई बहाना तराशा होगा किसी मजबूरी का। मैं आपकी सहेली सीमी के घर से होकर आ रही हूँ। उसने अपने सरगोशियाना अंदाज में भरपूर तजस्सुस बेदार करने की कोशिश की थी। शुमाइला का दिल यक बैक धड़का। खामोश, नुदरत ने उसकी चलती जुबान को ब्रेक लगाई। हमने तुम्हें यहाँ इधर उधर की खबरें पहुँचाने के लिए नहीं रखा, हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं है। वो डपट कर बोली थी। हैं जी? वो हैरानी से बोली। पर वो तो मैंने कहा ना, कह दिया ना। नुदरत ने कुछ कहने से कबल घर का मगर वो भी ढीठ लगती थी। मैं तो इसलिए बता रही हूँ जी, वो ना बाजी की सहेली घर से भाग गई है। उसने अपने दिल में दबाई बात सबको कह सुनाई। और ये सिर्फ बात तो नहीं थी। सिमी? नुदरत का मुंह खुले का खुला रह गया। शुमाइला के कप से चाय छलकी और कप हाथों से छूटा। फर्श से टुकरा कर टूटते कप का शोर सबकी समातों पर गिरा गुजरा था। जी सिमी, उसके बाप ने उसका निकाह करम इलाही से करने का हुक्म सुनाया था। अरे वही जिसकी हेर पूरे गांव में मशहूर है। जी सिमी, उसके बाप ने उसका निकाह करम इलाही से करने का हुक्म सुनाया था। अरे वही जिसकी हीर पूरे गांव में मशहूर है। उसका लहजा सनसनीखेज होता जा रहा था और हवेली की ऊंची छत शुमाइला के वजूद पर आ गिरी। फिर शमरेज सांस लेना भूल गया था। लेकिन आज सुबह हुई तो देखा लड़की रातों रात भाग गई। तौबा, लगती कितनी मासूम थी। इधर जी करम इलाही दरवाजे पर पहुंच गया। सिमी के बाप की रही सही नाक भी कट गई। एक के किए की सजा कितनों को भुगतनी पड़ रही थी। वो अपनी छोटी को अब उसके निकाह में दे रहा है। सानिया को? शुमाइला और शमरेज के मुंह से बायक वक्त निकला। वहां मौजूद तमाम नफूस भौंचा कर रह गए थे। हाँ जी, मैं तो जल्दी में आ गई, सुनकर ही झरझरी आ रही है। उसने अपने कानों को हाथ लगाते हुए झरझरी ली। शमरेज एक झटके से उठा और उसकी कुर्सी पीछे को उलट गई और एक दूसरा शोर पैदा हुआ। आगे शमरेज,
पीछे शुमाइला किसी की जुबान हिलाने से भी कम वक्फे में आंधे तूफान की तरह भागते वो जिस्त में उनकी निगाहों से ओझल हो गए थे। सब जहां के तहां रह गए। सानिया को निकाह के लिए हाकिम बाहर ले आया था। मौलवी साहिब के साथ करम इलाही फैल कर बैठा था। बूढ़े चेहरे पर उसने अपनी मूंछें और दाढ़ी काले रंग की करवा ली थी, जो अच्छी लगने की बजाय मुजहिका खेज लग रही थी। उसके एक तरफ मुजम्मिल विराजमान था और चंद कदम पीछे चंदा हैरत से आंखें फाड़े देख रही थी। उसे यकीन था कि ये सब अभी करम इलाही के साथ बेइज्जत होकर निकाल दिए जाएंगे, मगर उसकी आंखों के सामने एक जीती जागती लड़की, उससे भी ज्यादा कम उम्र लड़की लाई जा रही थी। इंसानों की मंडी में बेची जाने वाली खौफजदा हरनी। उसने बेयकीन निगाहों से मुजम्मिल की तरफ देखा था। मुजम्मिल की कैफियत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। चंदा, ओ मेरी चंदा। गुज़श्ता शब करम इलाही झूमता हुआ सीधा उसके घर आया था। मुजम्मिल और वो आवाज पर निकले थे। क्या हुआ चचा, तबीयत तो ठीक है? उसे करम इलाही की अजलत भरी आवाज यही समझा सकी। अरे तबीयत खराब होगी मेरे दुश्मनों की, अपनी दुल्हन देखकर आ रहा हूँ, तारीख लेकर आ रहा हूँ। उफ। चंदा ने तुम भी ना वाली नजरों से करम इलाही को घूरा था। उसका दिमाग ठीक नहीं हो सकता। ओए सच कह रहा हूँ, कल मेरा निकाह है। देख कुदरत किस तरह मेहरबान हो गई है मुझ पर। कल तुम दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब तुझसे ज्यादा प्यारी और जवान लड़की मेरी बीवी बनकर इस घर में आएगी। वो दीवाने के ख्वाब को खूब समझते थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आंखें फटी की फटी रह गई जब करम इलाही साफ सुथरी पोशाक जेब तन किए, दाढ़ी मूंछों को छोटा करवा कर, कसाब लगाए, सेहन में टहल कर नारे लगा रहा था। शायद उसने सूरज निकलने से भी हजाम को उसके घर से जाकर जगाया था। मुजम्मिल और चंदा के मुंह ऐसे ही खुल गए थे जिस तरह इस वक्त खुले हुए थे। बस्ती से बहुत से लोगों ने हाकिम को समझाने की कोशिश की थी, मगर थक कर उन्हें ये तमाशा देखना गवारा नहीं था। सो सब बददिली से वहां से चले गए। कुछ तमाशबीन दिलचस्पी से वहां खड़े थे। कहीं से ताका झांकी भी जारी थी। ताया जी ने सानिया को देखा तो चौंके। हाकिम! वो फौरन अपनी जगह से उठे थे। हाकिम ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का इशारा दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? सिमी! उसने भगा दिया है। मैंने सजा देने में कोताही बरती थी। उन्होंने उसे मेरी कमजोरी समझ ली। सरगोशी में सदाम को बताते हुए इनकी आवाज कपकपा रही थी। सिमी के साथ वो क्या करेंगे उसका अंदाजा उन्हें खुद भी नहीं था, मगर अब इस घर में सानिया की भी कोई जगह नहीं थी। सदाम सुन खड़े रह गए। हाकिम ने सानिया को करम इलाही के सामने बिठा दिया और निकाह शुरू करने की इजाजत दी। सिमी! घूंघट के पीछे से सानिया के दिल से निकलने वाला पहला नाम यही था और आखिरी। शमरेज कच्ची पगडंडी पर अंधाधुंध भाग रहा था। उसकी जेब से कितनी चीजें निकलकर गिरी, उसे कितने ठुड्डे लगे, कितनी बार वो गिरते गिरते बचा, कोई चीज उसे रोक नहीं पा रही थी। उसे सिर्फ एक चीज नजर आई थी, सानिया, और एक ही चीज सुनाई दे रही थी, सानिया का निकाह किसी और के साथ। सानिया जो उसकी थी और सिर्फ उसी की रहना चाहती थी। कोई सानिया को कैसे कुछ कह सकता था? उसके जहन के पर्दों पर सानिया की रात वाली सूरत लहराई। कौन जाने किस दिल से वो उसके पास आई थी और वो अपने तनाव में उसकी बात सुन नहीं पाया था। और सानिया नाराज होकर चली गई थी, मगर नाराजगी की सजा इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती कि वो किसी और के नाम के साथ अपना नाम जोड़ ले। नहीं सानिया, अपनी जिंदगी खराब मत करना, प्लीज ये निकाह मत करना, तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती। वो भागते भागते खुद कलामी कर रहा था। उसका सांस फूल गया था, सीना जलने लगा था, मगर आज वो रुक जाता तो उसकी जिंदगी रुक जाती। मैं अभी तुमसे निकाह कर लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा, इस सब में तुम्हें नहीं झुलसने दूंगा। वो घर के करीब पहुंच चुका था। वहां उसे वाकई चंद आदमी नजर आ रहे थे, गली में टुक्कर कर चहलकदमी करते। आते जाते वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और पानी गिरने से कीचड़ पर पांव पड़ने से फिसलते फिसलते बचा। सिर्फ एक सांस उसने खींची थी, दूसरी सांस वहीं अटक गई थी। उसका दरवाजा खोलने से पहले किसी ने दरवाजा खोल दिया था। कोई बाहर निकला, अंदर का मंजर अयां हुआ। मौलवी साहिब कलम पर कैब बंद कर रहे थे, रजिस्टर समेट कर खड़े हुए, दुआया हाथ मुंह पर फेरे जा चुके। वो मुसाफे के लिए आगे बढ़े। सानिया का निकाह हो चुका था। करम इलाही के हाथ में उसकी कलाई फंसी हुई थी। वो उसे किसी कीमती खजाने की तरह जकड़ चुका था। खुशी से उसके बच्चे कुचे चंद दांत नहीं छुपाए छुप रहे थे।
मौके का लिहाज ना होता तो करम इलाही भंगरे डालना शुरू कर देता। शमरेज की सर से लेकर पांव तक रूह खींच ली गई थी। करम इलाही के साथ आगे 2-3 लोग, चंदा और मुजम्मिल, वापस जाने के लिए बाहर निकल रहे थे। सानिया करम इलाही के हमरा चलती हुई बैरूनी दरवाजे में पहुंच गई थी। उसने पहला कदम चौखट के बाहर रखा, एक आखिरी नजर से बाप को देखा। हमारा अगला सफर धूप का सही, लेकिन तुम्हारी छांव में अब लौट कर नहीं आना। उसने दूसरा कदम चौखट से बाहर निकाला और शमरेज का वजूद उससे दामन गिर हुआ। शमरेज ने पहली बार देखा था कि किसी की मौत पर भी सुर्ख दुपट्टा उस पर डाला जाता है, सुनहरी झालरों वाला सुर्ख दुपट्टा। करम इलाही ने अपनी दुल्हन को ओढ़ाया हुआ था। सानिया की उठी नजर शमरेज से दो चार हुई और अजनबियत से शमरेज को अंदर बाहर से बर्फ कर गई। करम इलाही पूरे इस्तेहकाक से सानिया को उसके सामने से लेकर जा रहा था। सानिया के कदम मशीनी अंदाज में उसके पीछे पीछे चलते जा रहे थे। उस घर से दूर, इस बस्ती से दूर, माँ बाप से दूर, शमरेज से दूर, अपनी खुशियों से दूर। जिंदगी भी करवट बदलती है यूं। सानिया की आंख में आंसू नाम को नहीं था। रात का गम मोइन सामने से आता दिखाई दिया। उसके लिए हर उस शख्स ने देर कर दी थी जिसे उसे थोड़ी बहुत उम्मीदें थी। उसके दिल ने जिनके नाम आखिरी समझ कर लिए थे। कल ख्वाब देखा के मर गया हूँ, जग सोग मनाता रह गया, कोई मेरा यार जनाजे का आलान करता रह गया। मेरा महबूब भी दुनियादारी को चल पड़ा, मगर कदम घसीटा रह गया जब गैर जनाजा ले गए। शुमाइला को लग रहा था जैसे भरा घर एकदम से वीरान हो गया हो। उसके सामने कोई भी नहीं था। वो सेहन में खड़ी शशोपन में मुब्तला नजर आ रही थी जब सबा बाहर निकली। शुमाइला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उड़कर उसके सर पर पहुंची। सब कहाँ हैं? सिमी, सानिया, ताजवर खाला। वो रोहांसी होकर बोली, तुम्हें कुछ खबर नहीं कि अनजान बन रही हो? उन्होंने तंज किया था। मैं यहाँ मालूम करने आई हूँ, बेफायदा है, वापस चली जाओ। अब इस घर में तुम्हें कोई नहीं जानता। वो सीने पर हाथ बांधे इत्मीनान से बोल रही थी। देखिए आंटी, प्लीज मुझे बताइए क्या हुआ है। मैं जो सुन रही हूँ वो झूठ है। सिमी, भला कैसे? यही सच है। शुमाइला की बात अभी मुंह में थी जब सबा ने हंसकर इस बात की तस्दीक कर दी। तुम्हारी चहेती सिमी भाग गई है। व्हाट? शुमाइला चकरा कर रह गई। ये नहीं हो सकता, ये हो चुका है। नहीं, ये नामुमकिन है। उसे यकीन नहीं आया था। क्यों नामुमकिन है? क्यों नामुमकिन क्यों है? क्या तुम्हारे सामने सारा तमाशा नहीं हुआ? वैसे तुम भी अजीब लड़की हो। उसने तुम पर सारा इल्जाम डाल दिया और तुम उसकी फिक्र में घुली जा रही हो। वो कुछ नाक चढ़ा कर बोली थी। शुमाइला ने झंझलाहट छुपाई। मैं जानती हूँ, मगर वो मेरी दोस्त है और उसने कहा कि ये सब गलत फहमी के सबब हुआ है और उसने सबकी गलती फहमी खुद ही दूर कर दी। रात के अंधेरे में भाग गई। सबा ने हाथ झाड़े। मगर किसके साथ? उसी लड़के के साथ। क्या इतना दिमाग नहीं तुम में? खिजर के साथ? शुमाइला अपने पूरे कद से हिल गई। वो खिजर के साथ नहीं जा सकती। उफ अल्लाह, अरे बीबी, तुम क्या मेरा दिमाग खाने आई हो? जब वो उसी के साथ पकड़ी गई है तो जाहिर है उसी के साथ भागेगी। उन्होंने गोया सर पीट लिया। लेकिन वो खिजर के साथ नहीं जा सकती। वो तो उससे सच में पहली बार मिली है। ये किसी सूरत नहीं हो सकता। शुमाइला का बस नहीं चल रहा था कि वो किन अल्फाज में उन्हें बताए जिससे उनको यकीन आ सके। कम अज कम इस दुनिया में ये मुमकिन नहीं था। खिजर तो उससे प्यार करता था और वो सीमी को लेने आता। फिर सीमी क्यों उसके साथ जाती? उसका सर दर्द करने लगा था। सबा खान ने उसकी बुड़बुड़ाहटें सुनी। कुछ कहने के लिए मुंह खोला, मगर मोइन को आता देखकर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। अम्मा, ये सब क्या हो गया है? मोइन, कहाँ थे तुम रात भर से? वो सवाल नजर अंदाज करके पूछने लगी। अम्मा, मुझे बताइए कि क्या हुआ है? सानिया का निकाह कर दिया चचा ने? कोई कुछ नहीं बोला। वो सदमे के जेरे असर था। उसे शुमाइला नजर नहीं आई थी। हम क्या बोलते मोइन, तुम्हारे चचा किसी की सुनते हैं? और कसूरवार उनका भी नहीं। सिमी घर से भाग गई है। उन्होंने मोइन के सर पर एक और बम फोड़ा। सिमी भाग गई है? कहाँ? वो खाली खाली जहन से माँ को देखने लगा। उसके जहन ने वो बात जज्ब ही नहीं की थी। खुदा जाने, सिमी चली गई। हाकिम भाई ने उसकी सजा सानिया को दी है। तो आपको रोकना चाहिए था अम्मा। आपने कुछ क्यों नहीं किया? वो इतनी मासूम है अम्मा। वो सानिया, मोइन खुद कलामी करता इधर उधर नजरें दोहरा रहा था जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। चची कहाँ है? तुम कहाँ थे? मोइन,
सिमी तुम्हारी मंगेतर है, तुम्हारी कजन है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे तुम? शुमाइला ने पहली बार जुबान खोली थी। वो बहुत दुखी लग रही थी, दिमाग शल रह गया था। आप? मोइन ने पहली बार उसे देखा और दूसरी नजर डालना गवारा नहीं किया। उसके चेहरे पर सख्त नापसंदीदगी फैल गई। आप क्या कर रही हैं? अब तमाशा देखने आई हैं? मेरे लिए ये सब तमाशा नहीं है मोइन। तमाशा देखने वालों में तुम लोग हो। कैसे इंसान हो? सब कुछ चुपचाप देखते रहे तो क्या करता मैं? ये सब कुछ आप लोगों का किया धरा है और मुझसे क्या पूछ रही हैं? मुझे तो सिमी ने कभी अहमियत ही नहीं दी जितना यकीन वो आप पर करती थी। आपने क्यों कुछ नहीं किया? आपकी दोस्ती ने मेरे खानदान को बर्बाद कर दिया है। मोइन लाल चेहरे के साथ उस पर फट पड़ा था। शुमाइला से पहली बार उसने इस लहजे में बात की थी। मोइन उससे कभी बात करता ही नहीं था। मेरी कुछ मजबूरी रही होगी। तुम उसके साथ होने वाले शोहर थे। दिन ही कितने थे तुम्हारी शादी में, मगर तुम उसके लिए खड़े नहीं हो सके। शुमाइला का गिल्ट बढ़ता जा रहा था। जिस आंगन में खुशियों की शहनाइयां बजने वाली थी वहां आज सकूत था, सोग था, वीरानी थी। नहीं हुआ मैं उसके लिए खड़ा। उसने कभी मेरी कदर नहीं की। उसे मेरा मना करना बुरा लगता था। वो उसी के लायक थी। मोइन के गुस्सेले उकताहट भरे लहजे ने शुमाइला को दम बखुद कर दिया था। आज इस घर में सिमी नहीं तो शुमाइला की अहमियत खत्म हो गई थी। उसकी औकात बदल गई थी। सिमी का किरदार साफ है, वो घर छोड़कर नहीं जा सकती। कहाँ जाएगी वो? आप सबके तशद्दुद ने उसे मजबूर कर दिया है। शुमाइला ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा था। उसका गला कोई आहिस्ता आहिस्ता दबा रहा था। वो घुटन जदा फिजा में सांस नहीं ले पा रही थी। आप मेहरबानी फरमाकर तशरीफ ले जाइए, इससे पहले कि मुझसे कोई बदतमीजी हो जाए। मोइन ने हाथ जोड़कर बदलिहाजी से कहा था। जिससे आपका ताल्लुक था वो अब यहाँ नहीं रहती। आप भी दोबारा यहाँ का रुख ना करें। मोइन ने सीधा सीधा उसे बाहर निकल जाने का कह दिया था। अहानत के शदीद एहसास ने उसकी पेशानी सुलगा दी। एक चुभती निगाह उन पर डालती हुई वो बाहर निकली। उसे बहुत रोना आ रहा था। उसकी वजह से सबकी जिंदगी कटी पतंग की तरह हवा के रुत पर बहती जाने किस समत और किस दूर निकल गई थी। सिमी, मैं अपने हाथों से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने ऊंची आवाज में सिमी को मुखातिब किया। गली में खड़े होकर उसे अपने आप पर तरस आ रहा था। कहाँ चली गई हो यार? तुम्हें कैसे तलाश करूं? मारे बेबसी के उसकी नजरें आसमान की तरफ उठ गई थी। आसमान भी उसे अपने दिल की तरह खाली खाली लग रहा था। सिमी, तुम कहाँ हो? दिल पर इतना बोझ भरा कि उसे लगा अभी जी उलट जाएगा। बेकरारी सी भरने लगी। शुमाइला ने खुद को आज से पहले इतना लाचार महसूस नहीं किया था। उसे मालूम ही नहीं था कि सिमी उसकी जिंदगी में तो क्या इस पूरे मिसले बहिश्त में कहीं नहीं थी। गुज़श्ता रात शब की स्याही आसमान से उतरकर ताजवर की आंखों में फैल गई थी। शकीला, ये तुम कह रही हो? वो शिकायती नजरों से उसे देखे गई। मैं सिमी का निकाह हो जाने दूं, वो भी इस खिजर से? मारे एहतजाज के वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और तभी ताजवर के अकब से आवाज सुनाई दी। ताजवर के तमाम अल्फाज मुंह में रह गए थे। उनके सामने दस्तगीर खड़े और उन्होंने जो नाम लिया उसने ताजवर से कुछ पल के लिए कुव्वत गोयाई छीन ली थी। इन तीनों के दरमियान एक पुरइसरार सी खामोशी आकर जम गई। अस्सलाम वालेकुम दस्तगीर भाई, ताजवर ने बड़ी दिक्कत से ये तीन अल्फाज 3 सांसों में अदा किए थे। दस्तगीर ने जवाब नहीं दिया। वो होले से कदम चलते आगे आए और उसी खामोशी से ताजवर के सर पर हाथ रख दिया। ताजवर को अपने हलक में कुछ नमकीन सा महसूस हुआ था। दस्तगीर ने आखिरी बार उसके सर पर हाथ कब रखा था? अब्बा की जिंदगी में या शायद अब्बा के बाद? हाँ, शायद उनकी मौत पर। सिमी का निकाह खिजर के साथ होगा। हम इस बच्ची की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते और उसके बाप ने उसे तन्हा छोड़ दिया है। हम उसके साथ हैं। दस्तगीर की बात पर टप टप आंसू ताजवर की गालों पर फिसलते चले गए। वो इन पर कोई हक नहीं रखती थी। ये उनका मसला नहीं था कि ताजवर की मुश्किल बांटते, मगर ताजवर के पास कोई रास्ता नहीं बच गया था। आप हाकिम को जानते हैं? हर चंद ताजवर उस दर पर कोई ऐसी ही बात दिल पर दबा कर आई थी कि सिमी को कहीं पनाह मिल सके। फिर भी वो कहने से रोक नहीं पाई थी। हम हाकिम को जानते हैं इसलिए कह रहा हूँ। इससे भलाई की मुझे कोई उम्मीद नहीं ताजवर बहन। वो सुबह तक तो क्या कभी भी अपना फैसला नहीं बदलेगा। सिमी का निकाह खिजर से हो जाएगा तो हाकिम कुछ नहीं कर सकेगा। उन्होंने आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाया तो
ताजवर ने परेशानी से शकीला को देखा। सीमी निकाह के बाद शरई तौर पर खिजर की बीवी होगी। हाकिम हम पर अगवा का इल्जाम नहीं लगा सकता। बाद में भी वो कुछ नहीं कर सकता अगर आप सीमी को राजी कर लें, और इस तरह बच्ची की जिंदगी तो महफूज हो सकती है। दस्तगीर संजीदगी से उन्हें समझा रहा था। शकीला ने उनके शाने पर हाथ रखकर हौसला बढ़ाया। ये ठीक कह रहे हैं ताजो, हमारे पास बहुत कम वक्त है। ये बीत गया तो पछतावे के सिवा। हाकिम गुस्से के बहुत तेज हैं, वो कुछ कर बैठेंगे। ताजवर को खिजर और दस्तगीर को भी खतरे में नहीं डालना था। हाकिम को पता नहीं चलेगा, अगर चल भी गया तो खिजर और सीमी उसकी पहुंच से बहुत दूर होंगे। जी? ताजवर ने नासमझी से पूछा। हम अभी और इसी वक्त अपने बच्चों का निकाह करेंगे और रात खत्म होने से पहले उन्हें शहर रवाना कर देंगे। सुबह होने तक वो हाकिम भाई की पहुंच से दूर होंगे। हाकिम भाई क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा। शकीला पहले से सब कुछ तय कर चुकी थी। उनकी बात ने ताजवर की रगों में गर्दिश करते खून की रफ्तार तेज कर दी थी। उनका दिल तेज तेज धड़कने लगा। हमारे बच्चे महफूज होंगे, यहाँ मैं सब देख लूंगा। हालात जब तक बेहतर नहीं होंगे वो यहाँ नहीं आएंगे। हाकिम इतने बड़े शहर में उन्हें नहीं ढूंढ सकेगा, बाकी सब बाद में देख लिया जाएगा। दस्तगीर ने शकीला की बात मुकम्मल की थी। ताजवर का जहन तेजी से काम करने लगा था। आह, मेरी बेटी के मुकद्दर में रात की स्याही लिखी थी। अगर वो दिन के उजाले में गई तब भी तो उसकी जिंदगी उजली नहीं कर सकती। ताजवर और सीमी अपनों में आ रही है, खिजर बहुत ख्याल रखेगा उसका। दस्तगीर ने यकीन दिलाया। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ जाएगी ताजवर। ये निकाह जिन हालात में होने जा रहा है, रिश्ता हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। शकीला की आंखें नम हो रही थी। वो जिंदगी की अहम मोड़ पर अपनी बहन के काम आने जा रही थी। शायद ये नया और मजबूरी में बनने वाला रिश्ता बरसों पहले के टूटे बंधन का पैबंद बनने वाला था। तुम लोग मेरी वजह से अपने बेटे की खुशियां, ताजवर के अल्फाज अटके। पलकों ने आंसू झटके। कुछ मत सोचिए, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। आप पहली बार हमारे घर पर चल कर आई हैं, हम आपको मायूस लौटने नहीं देंगे। और ताजवर मकरूज हो गई। वो कभी इनका एहसान उतारने की जसारत नहीं रखती थी। दस्तगीर के लबों पर सारे अरसे में पहली बार मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैं निकाह ख्वाह का इंतजाम करता हूँ, उन्हें घर से लाना होगा। ताजवर, तुम सीमी को राजी करके ले आओ। मैं दीवार पार से महरीन के घर वालों को बुलाती हूँ। वो लोग काबिल एतबार हैं, ताकि गवाह रहें और ना सोचें कि मैंने छुपा के। वो कुछ कहते कहते खामोश हुई। जैसे तुम मुनासिब समझो। ताजवर, आज भले ये निकाह बहुत खामोशी से और छुप छुपा कर हो रहा है, लेकिन हालात जब बेहतर हो जाएंगे, मैं वादा करती हूँ उनका वलीमा मैं धूमधाम से करूंगी। दूर पार की तमाम दुनिया देखेगी कि हमारे लिए सीमी का इस घर में आना कितनी मुसर्रत अमेज बात है। शकीला के लहजे से शहद टपक रहा था। शायद बहन को तसल्ली देना जरूरी था। ताजवर शकीला उसके सवाल पर इस तरह फीका सा मुस्कुराई जैसे कह रही हूँ, सीमी के पास और कौन कौन से ऑप्शन हैं। फिर भी उसे बात करने का एक मरहला अभी बाकी था, एक और इम्तिहान। और जब ताजवर शकीला के घर से जा रही थी और सीमी की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उनके हाथ में था, तब शकीला ने पुकार कर उनके बढ़ते कदम रोके थे। ताजवर, आज तुम मुझे गले नहीं लगाओगी? उनकी आवाज में कोई हसरत थी, कोई कसक, एक तिश्नगी सी, जैसे उनकी जिंदगी में एक यही कमी हो। ताजवर ने अपनी बंद आंखें खोली और पलटकर लब कुशाई की। नहीं, अभी वो वक्त नहीं है। ताजवर तुम्हें तब गले लगाएगी जब वो तुम्हारी बहन बनकर तुम्हारे घर आएगी। आज वो सिर्फ एक माँ बनकर आई है। वो नजरें चुराए वापस मुड़ गई थी, उदासी से, अफसुर्दगी से। और शकीला ने ताजवर के जाने के बाद से अपने घर की दहलीज छोड़ी ही नहीं। इस अंधेरे को तकती रही जिसमें ताजवर गुम हो गई थी। वो आज जब भी आती, जितनी देर बाद, शकीला आज उन्हें खुले दरवाजे में खड़े पांव मुंतजिर ही मिलनी थी।